अब करेंगे आपका स्टडी मटेरियल कवर। तो मेरे पास बुक है, एक बुक आपके पास है और एक आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो 3 बुक से पढ़ाई करने वाले हम लोग सैलरी का चैप्टर करने वाले हैं। एक बार देख लेता हूं यार कहां पर आ रहा है पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहां पर आ रहा है। खुल जा सिम, खुल गया पेज नंबर 4.15 पर जो है खुल गया। सवाल ये है कि क्या कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। द आंसर इज शायद हमने ये नहीं करा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम करेंगे, पेज नंबर 4.15 पर आ रही है और नीचे चलिए पेज नंबर 4.15 पर यहां तक हम पहुंच गए हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। जैसे ही शब्द आ गया एम्प्लॉयर, इसका मतलब कि आपके एम्प्लॉयर से मिलने वाली चीजें आपके लिए सैलरी में आएगी। उसके जो कंपोनेंट्स है वो नीचे लिखे हैं। पहला है बेसिक पे 3,000 रुपये प्रति महीना। अगले पेज पर लिखा है डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 600 रुपये प्रति महीना। कमीशन मिलती है 6,000 रुपये पर एनम, यानी कमीशन जो है परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेस पर नहीं मिलती है। कमीशन जो है वो आपको डायरेक्टली मिलती है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज आपके दिया है, एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार दी है। एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है 500 रुपये प्रति महीना। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर। हाउस रेंट अलाउंस आपको 900 रुपये प्रति महीना मिलता है। आपको फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन टू मिस्टर राजकुमार, assuming that he has paid a rent of 1,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of salary for retirement benefit. DA जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पार्ट बनता है, इंक्लूड होता है रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में। हालांकि यहाँ मोटर कार की वैल्यूएशन भी होनी चाहिए, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सिर्फ HRA कितना टैक्सेबल होएगा ये पूछा गया है। उसके लिए जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई देखिए HRA आपको कितना मिला वो यहाँ पर हमने लिखा। HRA आपको मिला 900 रुपये प्रति महीना, तो 12 महीने का हुआ 10,800 रुपीज। उसमें से आपको माइनस करना है जितना एग्जेम्प्ट होएगा, और डेफिनेटली जो आप माइनस करेंगे वो 10,800 से ज़्यादा का माइनस कर ही नहीं सकते। मैंने आपको हमेशा बताया कि पूरा सैलरी के चैप्टर में जितना ऊपर आ रहा है उससे नीचे आप ज़्यादा माइनस कर ही नहीं सकते हैं। अब सवाल है कि एग्जेम्प्ट कितना होएगा। एक्चुअली में आपको 10,800 मिलता है, ठीक है। आप जो है कानपुर की सिटी में रहते हैं, ये स्टार्टिंग में शायद कहीं दे रखा होगा या नीचे दे रखा होगा। डेफिनेटली कानपुर की सिटी इसलिए दे रखी है क्योंकि अगर आप टियर 1 सिटीज़ में नहीं रहते, मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते हैं, उस केस में जो है 40% ऑफ द सैलरी जो होगा, 40% ऑफ सैलरी जो होगा वो हमें निकालना पड़ेगा अलग से कि हाँ इतना HRA एग्जेम्प्ट हो सकता है। और वो सैलरी क्या होगी आपकी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है उसको मल्टीप्लाई बाय 12, 12 महीने की सैलरी, उसका 40% निकल कर आया 17,280। थर्ड कंडीशन है कि जो आपने रेंट पे किया है 1,000 रुपये प्रति महीना 12 महीने के लिए, उसमें से आप 12 महीने के रेंटल में से या जितने भी पीरियड का आप निकाल रहे हैं उसमें से आप 10% ऑफ सैलरी माइनस कर लो। और इसमें जो सैलरी का मतलब है वो है बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 10% माइनस कर लिया तो आपके पास एक और अमाउंट आ गई 7,680। इन तीनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पर 7,680 लोअर है तो इसलिए इतना एग्जेम्प्ट होएगा, बाकी HRA टैक्सेबल होएगा। क्या समझे? हो गया सर, हो गया, कर लिया हमने। यहाँ पर और देखिएगा, आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये मैं ज़रूर करिएगा। बहुत सारे अलाउंसेस दे रखे हैं हमने, ऑलमोस्ट सारे कर लिए, बाकी याद करने ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा और बहुत सारे अलाउंसेस गिवन है। क्वेश्चन में आएगा तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेस पर क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। मिस्टर श्रीकांत हैज 2 सन्स। वाओ, व्हाट एन अचीवमेंट। इसके 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, सन्स लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। He is in receipt of children education allowance of 150 per month for his elder son and 70 rupees per month for his younger son. Both his sons are going to school. He also receives the following allowances. बताइए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1800 पर मंथ का, ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है 500 पर मंथ का। आपको बताना है कितना अलाउंस टैक्सेबल होगा। देखिए मैं आपको एक बता देता हूं बात
कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, हैंडीकैप्ड होते हैं लोग, डीफ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, सुन नहीं सकता, गूंगे बहरे होते हैं, उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। बाकियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होता है। यहाँ आप 1800 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपका आएगा 21,600। 21,600 आपका आएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस जो है दोस्तों, वो 200 रुपये प्रति महीना तक एग्जेम्प्ट होता है। आपको 500 रुपये प्रति महीना मिलता है, तो यानी कि 300 रुपये प्रति महीना टैक्सेबल होगा। जितने महीने का आपको मिला, 12 महीने का मिला तो 3,600 आया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 500 पर मंथ मिलता है 12 महीने के लिए और 200 रुपये प्रति महीना एग्जेम्प्ट होगा 12 महीने के लिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात वही पड़ेगी, समझ गए आप? यहां तक की बात क्लियर हो गई तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे ज्ञान प्रकाश डालेंगे। इन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 150 रुपये एक बच्चे का, एल्डरसन का। 100 रुपये प्रति महीना तक एग्जेम्प्ट होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू 2 चिल्ड्रन, अप टू 2 चाइल्ड। तो यहां पर जो है 100 रुपये प्रति महीना एग्जेम्प्ट किया है, 12 महीने से मल्टीप्लाई करा तो 600 रुपये टैक्सेबल। जो इनका दूसरा बच्चा है उनके लिए, उसके लिए जो है 70 रुपीज प्रति महीना मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो मैक्सिमम इतना ही एग्जेम्प्ट होगा, जो मिल रहा है उससे ज्यादा कभी एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता। ये स्टैंडर्ड रूल है पूरी सैलरी के चैप्टर का, पूरे इनकम टैक्स का। तो ऐसे कर जो है जितने भी अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे वो आपने यहाँ लिख लिए। टोटल आपको पता लग गया कि अलाउंसेस में कितना कितना इंक्लूड करना है, मतलब जो एक्सक्लूड करना है वो कर दिया, बाकी इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अब आता हुआ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक आपको वार्निंग कह लो, चेतावनी कह लो, कुछ भी कह लो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि इनकम टैक्स का तो बैच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया इनकम टैक्स का बैच। बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे पता नहीं, पर इनकम टैक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसी बैच में बताने वाला हूँ कि अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपको क्लासेस के साथ में एक चीज और करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में श्योर शॉट सक्सेस चाहिए, एग्जामिशन चाहिए, और वो है रिवीजन। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना उतने आप बेहतर बनोगे। करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। सही बोला क्या मैंने? ये जो कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सच है, मान के चलिए वो कहावत बिल्कुल सच है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत कैसी करनी पड़ेगी मालूम? कि आपने एक चैप्टर पिक किया, आपने उस चैप्टर के अपने जो नोट्स बनाए हैं आपने हाथ से लिखे हैं। मैं मान के चल रहा हूं आपने जरूर अपनी कॉपी में लिखे होंगे, या चलो आपने प्रिंट आउट लाए होंगे, प्रिंट आउट लेकर आपने उसमें कई बार रीडिंग करी होगी, कुछ नोट्स वगैरह उसी में ऐड कर लिए होंगे। वट एवर द वे यू वॉन्ट, वट एवर द वे यू वॉन्ट टू स्टडी, वो आपकी चॉइस है। मेरा सजेशन है कि आप नोट्स बनाएं, हाथ से लिखें, 2-3 दिन में बन जाते हैं। लिखना ही तो है उतार के, कुछ नहीं करना। 2-3 दिन बैठें, खाली प्रिंट आउट लाएं, नोट करें, या देखकर लैपटॉप में निकाल कर उसे लिख लें। अब आपके नोट्स बन गए तो आप एक चैप्टर पिक करेंगे, उस नोट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा इसमें क्या क्या पढ़ा है। जैसे सैलरी में, अच्छा तो आंख बंद करके सोच रहे हैं, अच्छा एम्प्लॉयर से जो मिलता है, एम्प्लॉय को सैलरी होता है, इसमें जो है बेसिक सैलरी होता है, कुछ बोनस मिलता है, कुछ कमीशन होता है जो परसेंटेज ऑफ सेल्स हो सकता है या अमाउंट के टर्म्स में हो सकता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमने पढ़ा, रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ होते हैं, परक्यूसिट्स होती है, कितनी टैक्सेबल होती है, कितनी नहीं होती, वो आप रिकॉल कर रहे हैं। अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं, कितने एग्जेम्प्ट होते हैं, कितने नहीं होते, किस अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होते हैं, वो आप रिकॉल कर रहे हैं। एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन करने के बाद अब वो जब आपने रिवाइज कर लिया, तो अब जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, आप दोबारा से ओपन करें। जैसे ही आपको 1 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ते हो जाए, 2 हफ्ते के बाद आप थोड़ा सा भूल जाएंगे, तो फिर आप रिवीजन करें और क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। मैंने आपको एक बार करवा दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, पर पहली बात तो ये कि आप रिवीजन कर आए इस क्लास में, और दूसरी बात खुद से भी आप ये ट्राई करें, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करें, और इस आंसर को छुपा लें, ऐसे हाइड कर लें, आंसर को ना देखें, सिर्फ क्वेश्चंस को देखें। एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर किया, आंसर को आपने यहां से मिला लिया जो नीचे की बने, गलती हुई तो उसको पकड़ लिया, नोट कर लिया कि हाँ भाई ये मिस्टेक हो रही है, मैंने कुछ प्रोविजन को अलग सोच लिया, यहां तो ऐसे निकला है। और जो है आपकी बुक के जो क्वेश्चन है उसमें आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इसे मैं दोबारा देखना चाहता हूं या चाहती हूं, और एग्जाम से पहले भी आप हर चैप्टर के वो 2-4 क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ना ही सिर्फ इनकम टैक्स के लिए बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए।
कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने की वैसे ज़रूरत है नहीं अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज करते हैं और एंड में जो आरटीपी आती है या एग्जाम के पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स हैं उन्हें आप देख लेते हैं अपनी पूरी तैयारी होने के बाद, तो उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, मेरे से पढ़ लिया, नोट्स को रिवाइज कर लिया जैसे कि मैं हमेशा करता था, तो कुछ लोग होते हैं जो एग्जामिशन ले आएंगे, कुछ लोग होंगे जो पास हो जाएंगे, पर फिर आपकी गारंटी नहीं रहेगी। यदि आप ये कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया तो आपकी गारंटी हो जाएगी, आप पास होने तय है आपका, और एग्जामिशन भी ऑलमोस्ट सभी की आ जाएगी। ये चीज़ करनी पड़ेगी दोस्तों, करनी पड़ेगी। मैंने आईपीसीसी में करी, इंटरमीडिएट में करी तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, फाइनल में नहीं करी तो मार्क्स बहुत कम आए। अच्छे मार्क्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, 1 या 2 बार ज़रूरी है। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि आपको कि आप सारा ऐसे छुपा कर इस क्वेश्चन का आंसर हाथ से लिखो। मैं तो ये कह रहा हूँ आप एक बार पढ़ लो, इसको समझ लो, प्रोविजन लगाओ और शॉर्ट में लिख कर देख लो कि कितना टैक्सेबल होएगा, है ना। मैं ये तो कह नहीं रहा कि आपको पेपर की तरह करना है। पेपर की तरह आप एक पेपर सॉल्व जरूर करें। आईसीए का मॉक टेस्ट पेपर हो गया, आईसीए का प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, या आरटीपी के क्वेश्चन हो गए, वो आप प्रैक्टिकली पूरा सॉल्व करें और उसको मिलाएं। पर जो बुक के क्वेश्चन है उसको आप ओरली भी कर सकते हैं, बट साथ में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, और फिर मैच कर सकते हैं, यार मैंने ये सोचा ये आया है, ऐसा क्यों है। पहले खुद करना है, फिर आंसर देखना है। ऐसे नहीं करना मुझे ये लग रहा है नीचे देख लिया, अच्छा हाँ यही है। पहले खुद सोचना है पूरा, फिर देखना है। आंसर को छुपा लेते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब प्रोविजंस आते हैं तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इजीली चीजें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Mr. Sagar retired on 1st October 2019, receiving rupees 5,000 per month as pension. On 1st February 2020, he commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension assuming he is a government employee, he is a private sector employee receiving gratuity of 5 lakh rupees at the time of retirement. He is a private sector employee and is not in receipt of gratuity at the time of retirement. 3 केसेस दे रखे हैं और तीनों ही केसेस में आपको बताना है कितनी पेंशन जो है वो इनके लिए एग्जेम्प्ट होगी, कितनी टैक्सेबल होगी। दोस्तों जब एक इंसान रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद कुछ अमाउंट मिलती है पेंशन की, उसे पेंशन बोलते हैं। ये रिटायर हुए हैं 1 अक्टूबर 2019 को और इन्हें 5,000 रुपये प्रति महीना मिलना स्टार्ट हुआ है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि रिटायरमेंट के बाद जो हर महीने या हर साल पेंशन मिलती है वो सभी के लिए पूरी टैक्सेबल होती है। हालांकि हमने एग्जेम्पशन में ये पढ़ा है सैलरी के चैप्टर में कि अगर आप कुछ पेंशन इकट्ठी निकाल लेते हैं, लमसम पेमेंट ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा जो एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्हें ग्रेट्युटी भी मिल रही है उनके लिए जो है 1/3 एग्जेम्प्ट होता है टोटल पेंशन का, और जो बाकी सभी लोग हैं उनके लिए 1/2 एग्जेम्प्ट होता है। यानी जिन्हें ग्रेट्युटी नहीं मिल रही उनके लिए हाफ पेंशन एग्जेम्प्ट होती है। जो कंप्यूटेड पेंशन मिली है टोटल का 0.5% तक एग्जेम्प्ट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें अगर 60% कंप्यूटेड पेंशन मिली है तो 30% एग्जेम्प्ट होगी, इसकी आधी एग्जेम्प्ट होगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जो टोटल पेंशन इनकी बनती है फ्यूचर में टोटल लगाकर, हाँ उसका जो है ना, उसका जो है 50% एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर इन्हें ग्रेट्युटी नहीं मिल रही और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है। 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन करेंगे। पहली करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अनकम्प्यूटेड पेंशन तो टैक्सेबल होती है, यानी जो 5,000 रुपये इन्हें महीने के मिले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के मिले, वो पूरे इनके लिए टैक्सेबल होंगे। उसके अलावा 1 फेब से इन्हें जो है 60% का अमाउंट इन्होंने निकाल लिया, पर 40% का तो ये फिर भी हर महीने लेते रहेंगे। 5,000 का 40% हर महीने लेते रहेंगे और उसके हिसाब से निकल कर आएगा 2 महीने का, और यानी करीब करीब आप कह सकते हैं 2,000 रुपये, 10%, 20, 30, 40%, 2,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000 रुपये निकल कर आएगा। 20,000 प्लस 4,000 24,000 टैक्सेबल होएगा क्योंकि यह हर महीने मिलने वाला है। जो इस 5,000 में से 60% है वो ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, और आने वाले जितने भी 5,000 रुपये मिलने वाले हैं उसका 60% निकाल कर ये 3 लाख रुपये निकाल चुके हैं। ये जो 3 लाख इन्हें मिला है ये इन्हें एक्स का 60% मिला है और एक्स टोटल पेंशन है। तो एक्स कितनी है वो आप देख सकते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, तो टोटल पेंशन आ जाएगी जो इन्हें फ्यूचर में मिलने वाली है, जिसका 60% ये ले चुके हैं, है ना। जो 5-5 हज़ार करके जो मिल रही है इन्हें, टोटल कितनी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। इन्हें मिली है कंप्यूटेड पेंशन 3 लाख रुपए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(10)A में, तो इतनी इनके लिए टैक्सेबल होगी।
अगर ये प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और इन्हें ग्रेट्युटी भी मिलती है साथ में, तो जो अक्टूबर से मार्च की पेंशन मिली वो तो टैक्सेबल होगी ही, वो तो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। पर ये जो इन्हें कंप्यूटेड पेंशन मिली है 3 लाख रुपए की, ये 1/3 तक एग्जेम्प्ट होगी टोटल पेंशन का, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 60% इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। तो x इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%। ये आगे आपकी टोटल कितनी पेंशन आपको मिलनी चाहिए थी, उसका आपने 1/3 निकाल दिया, यानी 3 लाख बाय 60%, उसका 1/3 आपका इतना मैक्सिमम एग्जेम्प्ट हो सकता है। और अगर आपको ग्रेट्युटी भी नहीं मिल रही है, तो ये जो टोटल पेंशन आपने निकाली है उसका 1/2 आपका जो है एग्जेम्प्ट हो सकता है, और इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल, तो इतना टैक्सेबल हो जाएगा। ये हमने बात करी पेंशन की। आगे बढ़ते हैं ग्रेट्युटी में कुछ अमेंडमेंट आई है। 20 लाख मैं तो पहले ही करवा कर बैठा था, स्टूडेंट्स को पिछले अटेम्प्ट में ही बता दिया था कि 20 लाख रुपए की लिमिट हो चुकी है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 4 इलस्ट्रेशन 4 करेंगे, नीचे आ रहा है। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15th June 2019 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 years 8 months ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड अ ग्रेट्युटी ऑफ 6 लाख रुपीज। कितना महीने इन्होंने काम किया वो इसलिए दे रखा है ताकि आप देख पाएं कि कितनी ग्रेट्युटी इनकी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज बेसिक सैलरी 5,000 रुपये प्रति महीना, डियरनेस अलाउंस 3,000 रुपये प्रति महीना, जिसमें 60% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट होता है, फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट पेज पर लिखा है कमीशन इन्हें मिलती है 1% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर जो लास्ट 12 मंथ्स का है वो है 12 लाख रुपए, जिसका 1% निकल कर आएगा करीब करीब 12,000 रुपये। क्योंकि 12 लाख का आप देखेंगे 10% 1,20,000, 1% 12,000। इन्हें बोनस भी मिलता है 12,000 पर एनम। कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेट्युटी एज्यूमिंग ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। प्राइवेट सेक्टर है और पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता है, या फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तीनों ही केसेस में आपको बताना पड़ेगा क्या होगा, कितनी ग्रेट्युटी एग्जेम्प्ट होगी। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसे ग्रेट्युटी मिलती है तो इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं उनकी जो ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। जो ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है उनके लिए जो मैक्सिमम ग्रेट्युटी एग्जेम्प्ट हो सकती है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, यानी जो 20 लाख की लिमिट दे रखी है वो, या फिर जो आपकी एवरेज सैलरी है पिछले 10 महीनों की। आपने कैलकुलेट कैसे करी मालूम? आपने ऐसे कैलकुलेट करी है कि जो आपके 5,000 रुपये आपको बेसिक मिलती है एक महीने की, तो पिछले 10 महीने की कितनी होगी। जो आपको 3,000 रुपये डीए के मिलते हैं उसमें से 60% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है, तो उसका 60% आपने ले लिया और 10 महीने की निकाल ली, तो पिछले 10 महीने की ये सैलरी निकल गई। साथ ही में जो आपका टर्नओवर है 12 लाख रुपए का, उसका 1% जो है 12,000 वो आपका आया पूरे साल का आपका कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स। वो 12 महीने का आया है, आपको 10 महीने की सैलरी देखनी है, आपने 10 महीने की निकाली है। अब आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज सैलरी आती है एक महीने की। अगर उसको 1/2 से डिवाइड करते हैं तो आधे महीने की सैलरी आते हैं। और जितने साल आप काम कर चुके हैं, जैसे कि 26 साल आप काम कर चुके हैं, राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि आप पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो जितने साल पूरा आप काम कर चुके हैं 26 साल, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट निकल कर आएगी विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। तो इसमें से ग्रेट्युटी आपको 6 लाख की मिली, उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते, 20 लाख की लिमिट से ज़्यादा कभी माइनस नहीं कर सकते। और ये जो कैलकुलेशन आपने करी है ये निकल कर आई है 1,01,400, तो इससे ज़्यादा आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो आपने इतने की एग्जेम्पशन ले ली, बाकी आपके लिए टैक्सेबल हो गया। अच्छा, अगर यही जो है ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड है तो आपको कैलकुलेशन सेम करनी है। फर्क ये पड़ जाएगा दोस्तों, फर्क ये पड़ जाएगा कि उस केस में आप लास्ट सैलरी ड्रॉन लेंगे, आखिरी महीने की क्या सैलरी है वो आप ड्रॉन लेंगे, जो कि 5,000 प्लस 3,000 है, बेसिक प्लस डीए लेंगे, कमीशन इसमें नहीं आता है। आखिरी महीने की जो सैलरी है जो आपने निकाली थी रिटायरमेंट से पहले, उसमें आप 26 दिन का महीना मानकर डिवाइड करेंगे, 26 से एक दिन की सैलरी आएगी उसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने साल आपने काम कर लिया है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि इस केस में क्योंकि आप ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड हैं, इसीलिए आप जितने साल काम कर चुके हैं उसे आप राउंड ऑफ कर देंगे, तो 26 साल 8 महीने 27 साल बन जाएंगे, इसे राउंड ऑफ बोलते हैं।
राउंड ऑफ आप कर देंगे और इतनी अमाउंट आएगी, जो इनमें से लोअर है उतनी एग्जेम्प्ट होगी, बाकी टैक्सेबल होगी। यहां तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इलस्ट्रेशन 5 कहती है मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2019 आफ्टर 20 ईयर्स एंड 10 मंथ्स ऑफ सर्विस रिसीविंग लीव सैलरी ऑफ 5 लाख रुपीज। यानी इनकी छुट्टियां बची होगी और उन छुट्टियों के जो बच गए हैं पैसे वो इनको मिल रहे हैं। अदर डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, 1,000 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। यानी 1 अप्रैल 19 से जो है 1,000 रुपए इन्हें ज्यादा मिलने स्टार्ट हुए होंगे, है ना। वॉज इंक्रीज लिखा हुआ है, वॉज इंक्रीज, तो इंक्रीज होने के बाद जो है 5,000 होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। डियरनेस अलाउंस जो है 3,000 रुपए है, जिसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स नहीं है, बल्कि 500 रुपये प्रति महीना कमीशन है। सेल करो कमीशन देंगे, रुपी टर्म्स में देंगे। बोनस 1,000 रुपये प्रति महीना है। लीव जो इन्होंने अवेल करी है ड्यूरिंग द सर्विस वो है 480 डेज। हालांकि इन्हें 30 दिन मिलते थे साल में छुट्टी के, और ये 480 डेज जो है छुट्टी ले पाए हैं, तो बाकी इनके बच गए होंगे। आपको बताना है लीव एनकैशमेंट कितनी टैक्सेबल होगी अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। दोनों केसेस में आपको बताना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो लीव एनकैशमेंट मिली 5 लाख की, वो एग्जेम्प्ट होगी 1010AA में, 1010AA में एग्जेम्प्ट होगी, और नील टैक्सेबल होगा लीव एनकैशमेंट। सैलरी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लीव एनकैशमेंट पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे दोस्तों, उसमें जो है 5 लाख रुपए की आपको मिलती है लीव एनकैशमेंट, पर वो जो मैक्सिमम एग्जेम्प्ट हो सकती है वो है 3 लाख रुपए, या जो आपको एक्चुअली में मिली, या फिर जो आपकी 10 महीने की सैलरी है, पिछले 10 महीने की सैलरी है, तो पिछले 10 महीने की सैलरी कैसे निकालेंगे? बताइए बताइए कैसे निकालेंगे? भैया देखिए, आप रिटायर जो हो रहे हैं वो आप रिटायर हो रहे हैं 1 दिसंबर को, तो आखिरी के अगर आप 10 महीने लेंगे तो 10 महीने आपके काउंट होंगे फरवरी से, फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल से लेकर नवंबर। तो अप्रैल से नवंबर हो गए 8 महीने, फरवरी मार्च हो गया 2 महीने। तो जो 2 महीने हैं अप्रैल से पहले वाले, तब आपकी सैलरी बेसिक 4,000 रुपये रही होगी, आपकी 4,000 रुपये बेसिक सैलरी रही होगी। हालांकि 1 अप्रैल से 5,000 रुपये आपकी हो गई। आपने क्या किया, आखिरी 10 महीने की सैलरी निकाली, 5,000 बेसिक सैलरी 8 महीने की, 4,000 आपकी बेसिक सैलरी 2 महीने की, प्लस जो आपको डीए मिलता है वो आपको फिक्स्ड ही मिल रहा है, उसमें कोई परसेंटेज है नहीं। उस 3,000 में आप कहेंगे 60% जो है मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा कैलकुलेशन में, तो मैं 60% ले रहा हूं और 10 महीनों की सैलरी देख रहा हूं। जो आपकी पिछले 10 महीनों की सैलरी आई, जिसमें आप बेसिक लेते हैं और डीए लेते हैं, अब डीए जो है वही आएगा, कमीशन तो इसमें परसेंटेज वाली है नहीं, तो इतना ही आएगा। और इसके बाद जो है आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी आएगी। हालांकि इसको आप 10 से मल्टीप्लाई फिर कर देंगे तो लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी आ जाएगी, जो 66,000 रुपीज़ है। और आखिरी आपका पॉइंट कहता है कि जो लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट होती है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी आपकी छुट्टी बच गई है उसकी सैलरी बनती है। यानी कि आपको 30 दिन मिलते हैं साल में छुट्टी के, आप जो है 20 साल काम करते हैं, 20 साल का मतलब है आपने पूरा जो जितने साल काम किया उसी को लेंगे, फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे, तो आपने 20 साल पूरा काम किया, तो 20 साल के हिसाब से इतनी छुट्टियां आपकी बनती है पूरे साल की, और आपने 480 डेज की लीव ली है तो 120 डेज की लीव बच गई, तो इतने दिनों के पैसे आपके कितने बनेंगे? आपकी जो सैलरी आई है पर मंथ एवरेज जो आया है 66,000 रुपीज़ का आया है, जिसको आपने डिवाइड करा, आपकी जो एवरेज सैलरी आई है 66,000 रुपीज़, 10 महीनों की, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी 1 महीने की आएगी, 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन की आएगी, और 120 दिन की छुट्टी बच गई तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 दिन की छुट्टियों के पैसे आएंगे। तीनों में से जो भी सबसे कम है उतना आपका लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर 26,400 आ रहा है, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। याद नहीं है अगर लिमिट तो काम नहीं चलेगा, याद है तो ही काम चलेगा। इसलिए इस चैप्टर में रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है और इसीलिए आपको सबसे एंड में कराया है। क्वेश्चन 5 के बाद मैं क्वेश्चन 6 आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन 6 रिटायरमेंट बेनिफिट का ही आ रहा है शायद, ये देखिएगा क्वेश्चन 6 आ रहा है। मिस्टर ए रिटायर्स from service on 31st December 2019 after 25 years of service. Following are the particulars of his income investments for the previous year 1920. बेसिक सैलरी आ रही है, बेसिक पे आ रही है 16,000 रुपये प्रति महीना फॉर 9 मंथ्स।
9 मंथ इसलिए दिया है क्योंकि अप्रैल से लेकर आप दिसंबर तक काम करे हैं तो 9 ही महीने होते हैं। 16,000 रुपये महीने के हिसाब से 1,44,000 निकल कर आया है। डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलता है, डियरनेस पे मिलता है, बात एक ही है। 50% फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। 8,000 पर मंथ जो है आपको मिलेगा फॉर 9 मंथ्स, तो ये आएगा 72,000। लंप सम आपको पेमेंट मिलती है अनरिकॉग्नाइज पीएफ से मिलती है, यानी आपने अनरिकॉग्नाइज पीएफ में पैसे डाले वो नहीं, आपने निकाले वो पैसे दे रखे हैं, 6 लाख रुपए आपने निकाले। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज पीएफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 2,20,000 और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला वो है 50,000। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो उसने पहले डाला होगा अपनी जेब से और उसको वापस वही मिल रहा है वो है 2,70,000 और उस पर जो इंटरेस्ट है वो है 60,000। आपको बताना है व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज पीएफ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इसका मतलब कहीं पर भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपको जो है सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी है, आपको सिर्फ अनरिकॉग्नाइज पीएफ कितना टैक्सेबल होएगा वो बताना है। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो प्रोविजन कहते हैं वो कहते हैं कि अनरिकॉग्नाइज पीएफ में जब पैसा डल रहा है तब किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होता है, पर जब आप निकाल रहे हैं तब आपके लिए टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा वो दे रखा है कि देखिए आपके एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला आपके लिए टैक्सेबल पहले नहीं हुआ था, उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं हुआ था, यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट 2,20,000 और 50,000 टोटल है 2,70,000, वो आपकी सैलरी इनकम माना जाएगा जब आप अनरिकॉग्नाइज पीएफ से पैसा निकालेंगे। जहां तक बात आपकी है आपके कंट्रीब्यूशन की इन अनरिकॉग्नाइज पीएफ, तो जो आपने कंट्रीब्यूट करा वो तो आपने अपनी जेब से करा। आप एफडी कराते हैं बैंक में, वैसे ही आपने कंट्रीब्यूट करा तो बैंक में एफडी कराई तो वो आपका क्या होता है, इनकम नहीं माना जाता है। आपने इनकम कमाई, आपने उस पर टैक्स दिया, बचे हुए पैसे को एफडी कराया, वो एफडी आपकी इनकम नहीं है ना, उस एफडी पर आप दोबारा टैक्स नहीं देते, उसके इंटरेस्ट पर आप टैक्स देते हैं। तो यहां पर भी आपको वही करना है जो एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट करा है अनरिकॉग्नाइज पीएफ में अपनी जेब से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा उस पर इंटरेस्ट मिला, वो इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। सिंपल सी बात है सर, और तो कुछ भी नहीं है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द फंड मेंशन्ड अबव वाज रिकॉग्नाइज पीएफ? अगर रिकॉग्नाइज पीएफ हो जाएगा तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये जो है आपको अगर रिकॉग्नाइज पीएफ में आप पैसा डालते हैं उसमें अगर मैच्योरिटी होती है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है सर। उसमें जब आप डालते हैं रिकॉग्नाइज पीएफ में तब उसका कुछ लिमिट है कि आप 12% तक डाल सकते हैं, 9.5% तक का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, उसमें लिमिट लगी हुई है। अगर यहाँ पर आएगा तो आपको दिखाएंगे, हाँ ये देखिए 12% तक डाल सकते हैं, 9.5% तक का इंटरेस्ट आपका जो है एग्जेम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज पीएफ में पैसा वापस निकालेंगे तब कुछ टैक्सेबल नहीं होता है। हालांकि अनरिकॉग्नाइज पीएफ में जब डालते हैं तब टैक्सेबल नहीं होता, पर जब निकालते हैं तब टैक्सेबल होता है। ये आपका क्वेश्चन था। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8। Mr. B is working in XYZ Limited and has given the details of his income for the previous year 1920. You are required to compute his gross salary from the details given below. Basic salary है 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 8,000 पर मंथ जिसमें 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। कमीशन टर्नओवर के बेस पर दे रखी है, जितना टर्नओवर होगा उसका 0.1% इन्हें मिलेगा, यानी 50 लाख का 1% आता है 50,000, उसका 0.1% आता है 5,000 रुपये। 40,000 का बोनस मिला है, 25,000 की ग्रेट्युटी मिली है, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज पीएफ में है 20,000 और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। हमने जो ऊपर पढ़ा है, अब यहाँ दोबारा तो नहीं कराऊंगा, वो ऑलरेडी करा चुका हूँ क्लास में। हमने जो ऊपर पढ़ा है वो है सैलरी का 12% और सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, वो वाला डियरनेस अलाउंस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, और कमीशन जो टर्नओवर के परसेंटेज पर निकाली जाती है। तो भले ही एम्प्लॉयर जो है आपका बेसिक सैलरी का 20% डाले, पर हमें तो ये चेक करना है एग्जेम्प्ट कितना होएगा, उसके लिए हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड इन रिकॉग्नाइज पीएफ ये 13% पर एनम है, 13,000 रुपीज निकल कर आया है और 9.5% तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे सैलरी इनकम, तो हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आप टेबल बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, या जो भी है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ अदर सोर्सेज इनकम, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किसकी निकाल रहे हैं, मिस्टर बी की, फॉर असेसमेंट ईयर 2021।
या 21, 22 नेक्स्ट ईयर वालों के लिए। आप जो है ऐसा डिटेल डालकर ही लिखेंगे आंसर, डिटेल में ही आप आंसर करेंगे। बेसिक सैलरी आपकी 10,000 प्रति महीना है तो 12 मंथ्स का बन गया 1,20,000। ये देखिए ऊपर ये रहा। डियरनेस अलाउंस 8,000 पर मंथ है, वो भी आप लेंगे कि भैया जितना डीए मिल रहा है आपकी सैलरी है। डीए जो है उसमें 50% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, वो सिर्फ हमारी कैलकुलेशन के लिए है। एम्प्लॉयर से आपको जो मिल रहा है सारा का सारा सैलरी है, कमीशन जो मिल रही है सैलरी है, बोनस मिल रहा है सैलरी है, ग्रेट्युटी आपको मिल रहा है सैलरी है। क्यों? क्योंकि ग्रेट्युटी अगर आपको जॉब के साथ मिलती है तो पूरी टैक्सेबल होती है। ये लिखा होगा ग्रेट्युटी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। अब बारी आती है रिकॉग्नाइज पीएफ की, जिसमें कि आपने कंट्रीब्यूट करा है। तो आपने जो कंट्रीब्यूट करा है वो आपकी सैलरी थोड़ी ना है। एक एम्प्लॉय बंदा है, वो कहीं किसी फंड में पैसा डालता है, एफडी कराता है, पीएफ में डालता है, वो उसकी सैलरी थोड़ी है। वो तो कमाने के बाद, टैक्स देने के बाद अपने पैसे से डाल रहा है, तो वो सैलरी है नहीं तो सैलरी में आएगा नहीं। आपका पैसा है, आपने डाला, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयर ने डाला तो 20% उसने डाल दिया बेसिक का, हालांकि एग्जेम्प्ट इतना नहीं होएगा। एग्जेम्प्ट कितना होएगा? 12% होएगा। बेसिक सैलरी जो साल की है, डियरनेस अलाउंस जो 50% रिटायरमेंट का पार्ट बनता है, और कमीशन जो परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेस पर निकाली जाती है, उसका सबका टोटल कर 12% निकालेंगे तो आपका जो आएगा 20,760 उतना एग्जेम्प्ट होएगा, बाकी टैक्सेबल होएगा। सिमिलरली आपका जो इंटरेस्ट निकला है वो 13% निकला है, हालांकि इंटरेस्ट जो है वो 9.5% ही एग्जेम्प्ट होएगा। 9,500 रुपये जो निकल कर आया। कैसे निकाला सर? अरे जब 13% 13,000 है तो 9.5% 9,500 होगा। निकाल लिया यूनिटरी मेथड से, जो बच्चे करते हैं 6-7 क्लास के। यहां पर इतना एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। यहां पर मिल रही है इन्हें वॉलेंट्री, क्या मिल रही है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन मिल रही है। क्वेश्चन 9, मिस्टर दत्ता रिसीव्ड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 7 लाख रुपीज। यहां नीचे आ रहा है, आफ्टर 30 years and 4 months of service, he still has 6 years of service left at the time of voluntary retirement. He was drawing a salary, basic salary of 20,000 per month, dearness allowance which forms part of pay 5,000 per month. Compute his taxable voluntary retirement compensation assuming that he does not claim any relief under section 89. section 89 का relief आपको पता है, रिलीफ आपको पता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये पैसे अगर आपको जब मिलने थे तभी मिलते, पहले मिल गए तभी मिलते तो कुछ और आपकी इनकम आती। अभी मिल रहे हैं तो दिक्कत है। तो चलो खैर उसको छोड़ते हैं, सेक्शन 89 का भी पूछा जाता नहीं है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 7 लाख की मिली, एग्जाम कितनी होगी ये आपका क्वेश्चन है। तो एग्जाम जो है 5 लाख से ज़्यादा कभी नहीं होती है। जो आपकी 3 महीने की सैलरी निकल कर आई है, 20,000 प्लस 5,000 जो भी निकल कर आया है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे, और तो कुछ गिवन नहीं है, तो आपने ऐड करा और आपने जितने साल आपने काम किया है, 30 साल कंप्लीट करे हैं पूरे साल, उससे मल्टीप्लाई करा तो 22,50,000 आया। या जो आपने लास्ट मंथ की सैलरी निकाली है और आपकी जो सर्विस है 1 साल की, तो आपने मल्टीप्लाई किया 12 से, और 6 साल बाकी हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करा, उन 6 सालों की सैलरी बनती है 18 लाख रुपीज़। तीनों में से जो लोअर होगा 5 लाख, 3 महीने की सैलरी, जितने साल आपने काम किया उससे मल्टीप्लाई करने के बाद, आखिरी महीने की सैलरी मल्टीप्लाई करा आपने 12 से, तो आपको पता लगा 1 साल की सैलरी, और जितने साल बाकी हैं, जितने महीने बाकी हैं, उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो पता लगा कि कितना काम करना बाकी है, उसकी सैलरी क्या होती अगर आप काम करते। जो भी लोअर है वो एग्जेम्प्ट होगा, तो 5 लाख एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होएगा। तो यहां पर आ गया आपका 2 लाख रुपीज विच इज टैक्सेबल। यहां पर आप परक्यूसिट को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है आपका, क्वेश्चन 9 हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करेंगे। मिस्टर डी वेंट ऑन अ हॉलीडे ऑन 25 दिसंबर 2019 टू दिल्ली विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मुझे लीव ट्रेवल कंसेशन का लग रहा है, और लीव ट्रेवल कंसेशन में आप मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक की जो जर्नी है वो ले सकते हैं फ्री में। पर यदि आपके ट्विन बच्चे हो जाते हैं, यानी सेकंड चाइल्ड आपका ट्विन हो जाता है, पहला वाला होगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पहले बच्चे ट्विन हो गए तो यानी 2 बच्चे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहला आपका एक ही बच्चा था और दूसरा वाले जो है वो ट्विन हो गए, तो आप तो चाहते थे एक ही बच्चा हो, बट 2 आ गए। एक पहले से था और दूसरे बच्चे की जगह 2 बच्चे ट्विन आ गए, तो अब तीनों को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये बात कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट में गए ये, जिसकी टोटल कॉस्ट आई है टिकट की, जो कि इनका एम्प्लॉयर रीइंबर्स करेगा। एम्प्लॉयर पैसा देगा 60,000 रुपये देगा
45,000 एडल्ट्स के लिए है, 15,000 तीनों बच्चों के लिए है। आपको बताना है कितना LTC एग्जेम्प्ट होएगा। देखिएगा, ये जो 2 चिल्ड्रन की रिस्ट्रिक्शन है, अगर मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं आफ्टर 1 चाइल्ड, उस केस में जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरे बच्चे में ट्विन आ गए, क्या कर सकते हो, तो सभी को मिल जाएगा। एंटायर रीइंबर्समेंट जो है फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। हालांकि अगर इसका केस उल्टा होता कि जो ट्विन डॉटर्स हैं वो तो 5 साल की होती और जो छोटा बच्चा है वो 3 साल का होता, तो जब पहले बच्चा ही ट्विन डॉटर में आ गया या ट्विन बच्चे आ गए हैं तो 2 बच्चे तो पूरे हो गए, उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी? LTC की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयर पैसा देगा, दे, अच्छी बात है, आप खर्चा करते हैं करें, आपके लिए टैक्सेबल होएगा, बस ये लिखा है। तो यानी कि जो 15,000 रुपये 3 बच्चों का डाला तो एक बच्चे के नाम पर आया 5,000, यानी बच्चे का फ्लाइट का किराया जो है एम्प्लॉयर ने दिया है घूमने जाने के लिए लीव ट्रेवल कंसेशन के नाम पे। अब ये जो 5,000 रुपये हैं ये टैक्सेबल होंगे, यानी 5,000 माइनस कर लो, जो 60,000 आपको मिले, एक बच्चे का जो फ्लाइट का खर्चा है, जो सेकेंड चाइल्ड आ रहा है, वो टैक्सेबल होएगा, बाकी सारा एग्जेम्प्ट होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। चलते जाओ, बस बहुत लंबा है, चलते जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 12, compute the taxable value of the perquisites in respect of medical facilities received by Mr. G from his employer during previous year 1920। अगले साल वाले 2021 मान सकते हैं। मेडिकल प्रीमियम फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी 7,000 रुपीज। देखो, मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हैं, आपकी सैलरी नहीं होती है। मेडिकल इंश्योरेंस पे कर है, आपकी सैलरी नहीं होगी। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है। अगर ये पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है तब आपके लिए टैक्सेबल हो सकता है, और कितना टैक्सेबल होगा वो हम डिस्कस करेंगे। मेडिकल प्रीमियम दिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो दे सकते हैं। आपका इवन आपकी फैमिली मेंबर तक का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका फैमिली डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है पर पैसा एम्प्लॉयर देता है तो आपके लिए टैक्सेबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। आप गवर्नमेंट अस्पताल में जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उसका खर्चा अगर एम्प्लॉयर देता है तो दिक्कत नहीं आएगी। जी के ग्रैंडफादर हैं, उनका प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराया जाता है 12,000 रुपये, और ये 12,000 रुपये कौन देता है? आपका एम्प्लॉयर देता है। अगर आप अपनी जेब से दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? फिर सैलरी थोड़ी ना है, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तभी आपकी सैलरी मानी जाएगी। ट्रीटमेंट जो है, जी की मदर है, 68 ईयर्स की है, डिपेंडेंट भी है और फैमिली डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। क्यों होगा? अरे कराया तो है आपको कि क्या एग्जेम्प्ट होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हो एग्जेम्प्ट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हो एग्जेम्प्ट होता है, या फिर एम्प्लॉयर ने हॉस्पिटल मेंटेन किया वहाँ कराते हो एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, स्पेसिफाइड डिजीज वाले हैं तो वहाँ कराते हो तो भी एग्जेम्प्ट होता है। इंडिया के बाहर लेकर जाते हो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, एक अटेंडेंट भी जा सकता है साथ में। ये सब चीज़ें कराई है। इसके अलावा जो होंगे खर्चे, फैमिली डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, अरे करे भाई, आपके लिए टैक्सेबल है, किसी के लिए भी करे। सिस्टर है, डिपेंडेंट है, नर्सिंग होम जो है उसका ट्रीटमेंट होता है 3,000 है, टैक्सेबल है, सभी टैक्सेबल है। जी का ब्रदर है, इंडिपेंडेंट है, उसके लिए पैसा जो है एम्प्लॉयर देता है 6,000 रुपये का, टैक्सेबल है। जी के फादर है, 75 ईयर्स के, डिपेंडेंट है, अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट का खर्चा 50,000, बाहर रहने का खर्चा 30,000 एम्प्लॉयर ने दिया, तो आप जो है अपने फैमिली मेंबर को जो डिपेंडेंट है आप पर आप ले जा सकते हैं, अपने फादर को। 80,000 का बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, हालांकि आरबीआई ने लिमिट जो है 75,000 की रखी है, तो इतना ही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। यानी जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल होगा, इतना ही याद करना है। ग्रैंडफादर है, इंडिपेंडेंट ब्रदर है, वो तो डेफिनेटली फैमिली में ही नहीं आते, फैमिली की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, तो उनके लिए जो पैसा मिला है वो टैक्सेबल होगा ही होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं कराई है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, वो मैंने आपको नहीं कराई। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? बहुत सारी ऐसी परक्यूसिट है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होती है, जो हमने करी थी। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, पर मैंने आपको अपनी क्लासेस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब नहीं बताया। कारण यह है कि जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो भी होता है, और अगर किसी एम्प्लॉय की साल की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो भी होता है। तो 50,000 से ज़्यादा की सैलरी तो हर जगह ही मिल जाएगी आपको, साल की, महीने की नहीं, साल की। इसीलिए मैंने आपको जो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं वो नहीं कराया, और सभी परक्यूसिट जो है इनके लिए टैक्सेबल होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी साल में 50,000 से ज़्यादा ही होगी। कहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ? क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुका हूँ।
क्वेश्चन नंबर 13 पे हम मूव कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करते जाएंगे जब तक होते हैं, और डेफिनेटली एक क्लास और लगेगी इसमें क्वेश्चन सारे करने में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मिस्टर सी अ फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड का, कहाँ पर गया, ये रहा, और कंपनी ने जो है प्रोवाइड करा है इसे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी खाली घर दे दिया, उसके अंदर रहने के लिए फैसिलिटी दे दी, अंदर फर्नीचर वगैरह नहीं लगा है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जिसमें बेसिक सैलरी है 6,000 रुपये प्रति महीना, डियरनेस अलाउंस है 2,000 रुपये प्रति महीना, जिसमें 30% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा, बोनस है 1,500 पर मंथ। इवन दो कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम on 1st April 2019, he occupied the same only on 1st November 2019. Compute the taxable value of the perquisite for assessment year 2021 या 21-22 अगले सालों के लिए। सोचकर बताइए क्या होगा। उसने जब एक्चुअली में घर को ऑक्यूपाई किया वो है 1 नवंबर 2019। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं 5 महीने, और जब उसने ये फैसिलिटी को यूज करा, कंपनी जो है अलॉट करके रखती है घर, बट आप जब यूज करने के लिए गए, आपने यूज करा, फैसिलिटी लिया आपने, उन महीनों की आप सैलरी देखते हैं परक्यूसिट्स के लिए। इस केस में जो है 15% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन माना जाएगा। मैंने आपको कराया था, अलग अलग परसेंटेज होती है, 15%, 10%, 7.5%, अलग अलग होती है, परसेंटेज होती है। तो अब क्वेश्चन में नहीं गिवन है पॉपुलेशन कहाँ है, कौन सी जगह पर रहता है। अच्छा, मुंबई में रहता है, अच्छा गिवन है, मैंने पढ़ा नहीं शायद, मुंबई में दे रखा है, तो इसलिए डेफिनेटली 15% ही होगा। तो 15% ऑफ सैलरी रिलेवेंट पीरियड की कितनी है, 6,000 रुपये प्रति महीना। डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, 1,500 रुपये बोनस मिलता है, या और भी कुछ मिलता है, सब जोड़ लेंगे। सैलरी की डेफिनेशन इसमें क्या होती है मैंने आपको कराया है, ये देखने के लिए नोट्स में हमने लिखा है। उसका 15% जो है आपकी परक्यूसिट की वैल्यू मानी जाएगी। यदि आप सेम डेटा को यूज करें और मिस्टर सी को रेंट भी पे करना होता है 1,000 रुपये प्रति महीना टू द कंपनी, तो अगर आपको अपनी जेब से कुछ पैसा देना है, उस केस में जितना कंपनी ने आपके लिए कैलकुलेट करा, जैसे यहां पर अभी ऊपर कैलकुलेट हमने किया, परक्यूसिट की वैल्यू 6,075, अगर आपको 1,000 रुपये देना पड़ता है प्रति महीना, तो 5 महीने का 5,000 तो आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। इसका मतलब नेट बेनिफिट जो आपको मिला वो 1,075 का ही मिला है। इलस्ट्रेशन 15 कहती है कि अगर मान लेते हैं उसी केस में जो हमने 13 क्वेश्चन में पढ़ा, 13 इलस्ट्रेशन में पढ़ा, उसमें एबीसी लिमिटेड जो है उसने खुद जो है, उसका घर नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, उसने खुद किराए पर लिया है, लीज पर लिया है। तो जितना लीज कंपनी पे कर रही है उतने का बेनिफिट माना जाएगा कि उसने मिस्टर सी को दिया है, एम्प्लॉय को दिया है। और अगर एम्प्लॉय अपनी जेब से 1,000 रुपये प्रति महीना दे रहा है तो नेट बेनिफिट उसे 200 रुपये प्रति महीने का ही मिल रहा है। 200 रुपये प्रति महीने का बेनिफिट मिल रहा है उसको, यानी 6,000 कंपनी पैसा दे रही है, फ्री में वो रह रहा है। रेंट एक्चुअली में जो पे कर रहा है वो 5,000 रुपये का है। तो अगर वो खुद पे कर रहा है 5,000 रुपये, तो इसका मतलब 1,000 रुपये का उसको बेनिफिट मिल रहा है। ये बात हुई एक वैल्यू ऑफ रेंट की, वैल्यू ऑफ रेंट की हुई बात नंबर 1। पर अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने, मान लेते हैं 20,000 रुपये कंपनी महीने का रेंट दे रही है, एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये है, तो क्या 20,000 रुपये एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड होएगा महीने के हिसाब से? वो कहेगा मुझे घर चाहिए ही नहीं, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास देने के लिए है ही नहीं। मतलब आप मुझे फ्री में दे रहे हैं, बट मेरी तो इनकम मानकर उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। इसी के लिए जो वैल्यू ऑफ परक्यूसिट होती है, कॉमन सेंस लगाइएगा कि आपकी जो लीज रेंटल कंपनी दे रही है वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी जो हमने पहले कैलकुलेट किया, विच एवर इज लोअर विल बी योर परक्यूसिट वैल्यू। सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर प्रोविजन समझाने लग गए ना तो आपकी क्लास 2 बार हो जाएगी, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस। इलस्ट्रेशन 16 कहती है कि आपको वही डेटा यूज करना है जो पहले था। आपको वैल्यू बतानी है, प्रोवाइडेड की कंपनी ने साथ में टेलीविजन भी दिया है जिसकी WDV है 10,000, कॉस्ट है 25,000। 2 एयर कंडीशनर भी दिए हैं, 2 एयर कंडीशनर भी दिए हैं। रेंट जो है वो पेड बाय द कंपनी है। एयर कंडीशनर जो है उसका रेंट जो है कंपनी देती है 400 रुपये प्रति महीना। एक एयर कंडीशनर का 400 रुपये, दूसरे का भी 400 रुपये कंपनी रेंट पे करती है, आपको एयर कंडीशन लगाकर घर में दे दिया। टेलीविजन जो है वो प्रोवाइड किया था 1 जनवरी 2020 को, और मिस्टर सी है उसे अपनी जेब से 1,000 रुपये भी देने पड़ते हैं। ये हो गई आपकी फर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी जो अकोमोडेशन आपको मिली उसमें आपको और भी सामान मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में हमने वैल्यू निकाली है, घर की वैल्यू निकाली है 6075
परक्यूसिट की वैल्यू निकाली है, बेनिफिट की वैल्यू निकाली है, तो वो वैल्यू तो आपकी मिलेगी ही मिलेगी। साथ में जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एक तरह से एक्स्ट्रा जो आपको फर्नीचर वगैरह मिल रहा है, उसकी वैल्यू भी जोड़ देंगे। टेलीविज़न आपको मिलता है 1 जनवरी 20 को, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का जो है 25,000 रुपये की कॉस्ट है। 10% का आप उस पर डेप्रिसिएशन लेते हैं कि भैया अगर 25,000 रुपये का टेलीविज़न है तो मैंने 10% जो है उसे यूज़ किया एक साल में, मैंने 3 ही मंथ्स अपने पास रखा, तो उसके हिसाब से मैंने 625 रुपये का वैल्यू मुझे मिला। कंपनी ने 25,000 का टेलीविज़न खरीद के आपको घर में दे दिया, आपने उसको यूज़ करा, हमेशा के लिए नहीं दिया, आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया है। तो एक साल में आपने कितना यूज़ करा, कॉस्ट का 10% आपने यूज़ करा, ये हमने किया था परक्यूसिट वैल्यू में, पर ये पूरे साल का निकला है, आपने सिर्फ 3 ही महीने यूज़ करा है, तो उसके हिसाब से 625 रुपये आएगा, 625 रुपीज़ आएगा। साथ ही में जो है कंपनी ने आपको एयर कंडीशनर भी दिए हैं, और एयर कंडीशनर आप 5 महीने आप यूज़ कर रहे थे, 400 रुपये प्रति एयर कंडीशनर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एयर कंडीशनर आपको मिले हैं, 5 महीने के हिसाब से वैल्यू निकल कर आएगी 4,000 रुपये। टोटल वैल्यू आपकी आ गई 4625, 4625। तो ये अनफर्निश्ड की वैल्यू है और ये आपको फर्नीचर की वैल्यू मिली है। टोटल आप कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितनी वैल्यू आपको मिली। अब उसमें से जो है आपने 1,000 रुपये प्रति महीना तो आपने रेंटल दिया है, तो इतना पैसा तो आपकी जेब से चले गया, तो नेट बेनिफिट आपको कंपनी से 5,700 रुपये का मिला। अगर आप सेम डेटा यूज़ करें जो ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में किया है, और अगर मान लेते हैं कि मिस्टर सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने बताई है वो है 700 रुपये प्रति महीना, तो आप कितना वैल्यू निकालेंगे? दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 700 रुपये प्रति महीना जो निकाला है, तो 5 महीने के लिए आपने जो है किराए पर आप रहे हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन है कि आपने नवंबर में ज्वाइन किया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने होते हैं। गवर्नमेंट ने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की, वो आपकी वैल्यू मानी जाएगी। 700 रुपये प्रति महीना मल्टीप्लाई बाय 5 आपका आ जाएगा करीब करीब 3,500 रुपये, और साथ में जो फर्नीचर मिला है उसकी वैल्यू जैसे पहले निकाली वही वैल्यू आप यहाँ जोड़ देंगे। जो पैसे आपने अपनी जेब से दिया वो माइनस कर देंगे और आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। 3,500 रुपये गवर्नमेंट ने वैल्यू बताई क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है। एक्स्ट्रा पैसा जो दिया वो आपने यहाँ पर देखा, फर्नीचर वगैरह जो मिला आपको, फर्नीचर कह रहा हूँ मैं, एसी मिल गया, बात वही है, एसी मिल गया आपको, टेलीविज़न मिल गया, उसकी वैल्यू निकाल दी। टोटल वैल्यू आ गई जिसमें से आपने 5,000 रुपये अपनी जेब से पे करे हैं, तो ये आपका परक्यूसिट वैल्यू आ गई है। मोटर कार पर क्वेश्चन आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 18, और इलस्ट्रेशन नंबर 18 से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, मतलब सैलरी का चैप्टर कंप्लीट होगा स्टडी मटेरियल से, फिर इनकम टैक्स रिटर्न का एक क्लास में डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड रहें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।